आप क्या मानते हैं कि आपके क्षेत्र में आपको सभी धर्मों के लोगों का सपोर्ट मिल रहा है? एकदम मिल रहा है। बड़ी संख्या में हमारे कांग्रेस के हमारे अल्पसंख्यक भाई लोग, सपा के अल्पसंख्यक भाई लोग, अभी आपने शायद देखा होगा 8-10 लोग खड़े थे हमारे अल्पसंख्यक परिवार के लोग, सब साथ में आ रहे हैं। देखिए, ये सारी चीजें आदरणीय प्रधानमंत्री ने खत्म कर दी हैं। जिस तरह से आज सारी जनता का काम हो रहा है, वो कहती है हमारे 140 करोड़ का परिवार। एक बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक चल रहा है कि नेता कौन है? आपका नेता कौन है? योगी जी या मोदी जी? ये देखिए, तो बहुत छोटी सोच की बात है। मेरे लिए मेरी जनता नेता है, मेरा प्रधान नेता है, मेरा विधायक नेता है। हमारे पार्टी के सभी हमारे जितने संगठन के लोग, वो मेरे नेता है। और आदरणीय मोदी ने कहा था कि हम लोग नेता नहीं, हम लोग सेवक हैं। हम लोग सब सेवक हैं। अब ये कीर्तिवर्धन जी अपने गंतव्य पर पहुंच रहे हैं। ये देखिए, लोगों से मिल रहा है। कहाँ यहाँ भीड़ लगा? आपके विरोधी कहते हैं कि आप जनता के लिए यहाँ पर अवेलेबल नहीं होते, इसके बारे में? ये भी हमारे विरोधी शिकायत करते थे कि कोई भी गेट यहाँ मिलने आए तो गेट से ही सिपाही लाठी लेके खेत देते हैं, लाठी लेके भगात मारते हैं। तो ये बेबुनियाद शिकायतें हैं, इनके पास कुछ है नहीं कहने को। जब भी मैं गोंडा में हूँ, मैं रोज अवेलेबल रहता हूँ। मैं क्षेत्र में भी चला करता हूँ। सबसे पहले अपने घर में जहाँ मेरा आवास है, वहाँ आपने देखा ही है, वहाँ मीटिंग हॉल बड़ा बना हुआ, आज से नहीं, पुरखों का समय का मीटिंग हॉल है वो। रोज वहाँ जो भी चाहे गेट खुला रहता है, गेट पे कोई चौकीदार नहीं रहता है, जो चाहे आके बैठता है। मैं सबसे बिना मिले घर से बाहर जाता ही नहीं हूँ। तो जनता जिससे कोई मिले ना, तो जनता बार बार क्यों वोट देगी? ये तो सवाल उनसे पूछना चाहिए जो अपने क्षेत्र में 3 बार लगातार हार के आए हैं, जो हमारे कैंडिडेट के पिताजी फर्जी शिलान्यास करा चले गए। बाद में ऊपर मंत्रालय में मैंने पता किया तो एक भी फाइल नहीं। जितना इतना शिलान्यास कराया, इस्पात फैक्ट्री का शिलान्यास कराया, विद्युत प्लांट का शिलान्यास कराया, ITI का शिलान्यास कराया, कहीं एक कोई कागज मुझे बाद में नहीं मिला। मैं तो चाहता था हो जाए, काम चालू हो जाए। जनता मुझे जिता चुकी थी, मैं ऐसा नेक काम क्यों रुकवाता? उसका श्रेय मुझे भी मिलता। ये गोंडा की जनता अगर आपको दोबारा सांसद चुनती है तो आप गोंडा में क्या क्या परिवर्तन लेकर आएंगे? क्या क्या नई योजनाएं आपके माइंड में है? कोई स्ट्रैटेजी प्लानिंग, कोई विकास की योजनाएं आपके दिमाग में जो चल रही है, उसको प्लीज बताएं। इस कैंपेनिंग के दौरान इनसे और मुद्दों पे बातें चलेंगी। कीर्तिवर्धन जी, आपके ऊपर एक आरोप लगता है अनअवेलेबिलिटी का, और एक आपके बारे में लोग कहते हैं, आपके विरोधी कहते हैं कि आप जनता के लिए यहाँ पर अवेलेबल नहीं होते, इसके बारे में बताइए। देखिए, ये जनता ने मुझे आज पहली बार नहीं, इतने सालों से मेरे साथ भी है, मेरे पिताजी के साथ भी खड़ी रही है, मेरे बाबा जी के साथ खड़ी है, मेरे परबाबा जी के साथ खड़ी रही है। आज हम लोगों के परिवार में, अगर मैं अपने परबाबा से शुरू करूं, जो पहले इसमें काउंसिल में मेंबर बनाए गए थे जब ब्रिटिश राज था, यूनाइटेड प्रोविंस में। हाँ, यूनाइटेड प्रोविंसेस ऑफ अवध एंड आगरा। ओके, अवध नहीं, अवध एंड आगरा वो होता था पहले, यूनाइटेड प्रोविंसेस ऑफ अवध एंड आगरा। उसमें जो फर्स्ट हाउस था वहां थे। ये करीब 1918 की मैं बात कर रहा हूँ। 1918 से आज हो गया है 2024। अब आप देख लिए कितने साल हो गए हैं। इतने सालों में मतलब मोर देन 100 years। 2 बातें मैं कहना चाहूंगा। 100 साल से ज्यादा कि हमारे परिवार के राजनीति में आज तक कोई एक उंगली भ्रष्टाचार का उठाने वाला नहीं है, पहली बात। दूसरी बात, यहाँ राजनीति का केवल एकमात्र उद्देश्य है कि जो हमारा परिवार एक क्षेत्र है, यहाँ एक परिवार को साथ लेके, परिवार की मदद में, परिवार की सहायता, परिवार के साथ अन्याय ना हो, कोई गलत काम ना हो, और जहाँ यथासंभव मदद हो पाए हम लोग मदद करें। इसी को लेकर हम राजनीति में है, अपने क्षेत्र के विकास को लेकर। और अगर जो ये शिकायतें लगाई जा रही हैं कि मिलते नहीं है, ये नहीं होता, वो नहीं होता, इसके पहले आपको आश्चर्य होगा, ये भी हमारे विरोधी शिकायत करते थे कि कोई भी गेट यहाँ मिलने आए तो गेट से ही सिपाही लाठी लेके खेत देते हैं, लाठी लेके भगात मारते हैं। तो ये बेबुनियाद शिकायतें हैं, इनके पास कुछ है नहीं कहने को। आज ये मेरा 7वां चुनाव है, MP का चुनाव। इसके साथ साथ कई विधायकी चुनाव लड़ाते हैं हम लोग। तो जनता जिससे कोई मिले ना, तो जनता बार बार क्यों वोट देगी? ये तो सवाल उनसे पूछना चाहिए जो अपने क्षेत्र में 3 बार लगातार हार के आए हैं, जो हमारे कैंडिडेट के पिताजी हैं। 3 बार लगातार हारे हैं, क्यों हारे हैं? और इसके साथ साथ इनके आदरणीय स्वर्गीय श्री बेनी बाबूजी यहाँ से एक बार जीत के गए थे, और वो तो 5 साल किसी से भी नहीं मिले, वो तो क्षेत्र में नहीं आते थे। तो ये भी एक तुलना करनी चाहिए। तो ये तो बेबुनियाद केवल
आरोप है, क्योंकि हमारे विपक्ष के पास कुछ कहने को नहीं है। इनका खुद का दामन इतना दाग भरा है कि ये केवल दूसरे के ऊपर छींटा डालने की कोशिश कर रहे हैं, जो और इसमें कामयाब नहीं हो रहे हैं। बेनी जी 5 साल किसी को नहीं दिखाई पड़े, कोई एक काम नहीं किया, कोई एक गांव का विद्युतीकरण नहीं हो, कहीं कोई बड़ी सड़क नहीं बनाई। केवल उनके लोगों ने सौर ऊर्जा, हैंडपंप, ये लोग जो एमपी लाड्स का पैसा उसको 4-4 हजार रुपए में बेचते थे, और इसको आप जनता से पता कर सकते हैं। ये आप बहुत बड़ा आरोप लगा रहे हैं, एमपी लाइट का पैसा बेचते थे। हाँ एकदम, आप जनता से पूछ लीजिए, खुद जनता बताती है। और उसके बाद आप खुद देख लीजिए कहाँ कहाँ इनके पत्थर पड़े हैं, शिलान्यास के फर्जी शिलान्यास करा के चले गए। बाद में ऊपर मंत्रालय में मैंने पता किया तो एक भी फाइल नहीं। जितना इतना शिलान्यास कराया, इस्पात फैक्ट्री का शिलान्यास कराया, विद्युत प्लांट का शिलान्यास कराया, ITI का शिलान्यास कराया, कहीं एक कोई कागज मुझे बाद में नहीं मिला। मैं तो चाहता था हो जाए, काम चालू हो जाए, जनता मुझे जिता चुकी थी, मैं ऐसा नेक काम क्यों रुकवाता, उसका श्रेय मुझे भी मिलता। इन्होंने शिलान्यास कराया जिसका कोई ऑफिशियल रिकॉर्ड नहीं है। एग्जैक्टली दैट इज व्हाट आई एम सेइंग। मैंने चिट्ठी लिखी थी खुद, यहाँ से सांसद चुनने के बाद मैंने चिट्ठी लिखी थी कि अगर हो, मैं चाहता भाई, मेरे तो जनता ने जिता ही दिया था ना, तो अगर ये काम करा लेते तो उसका श्रेय क्या मुझे ना मिलता? मिलता ना। मैं वो काम रुकवाऊंगा क्यों रुकाऊंगा? हमारी सरकार थी, मैं जरूर कराता, मैं चाहता था। लेकिन जब मैंने वहां पता किया तो एक भी फाइल नहीं, एक भी पत्राचार नहीं, एक भी पत्रावली नहीं। तो इस तरह का काम यहाँ करके गए हैं। अब इसका क्या जवाब दिया जाए? अब कुछ नहीं है उनके पास, तो यही कहते हैं कि मैं मिलता नहीं हूँ। अच्छा, अब गोंडा की जनता को अगर आपसे मिलना है, लेट्स क्लोज दिस कॉन्वर्सेशन वंस एंड फॉर ऑल, कि आपकी अवेलेबिलिटी, अनअवेलेबिलिटी, कीर्तिवर्धन सिंह से अगर किसी को मिलना है तो वो कैसे मिल सकता है? देखिए, मैं यहाँ जब भी मैं गोंडा में हूँ, मैं रोज अवेलेबल रहता हूँ। मैं क्षेत्र में भी चला करता हूँ। सबसे पहले अपने घर में जहाँ मेरा आवास है, वहाँ आपने देखा ही है, वहाँ मीटिंग हॉल बड़ा बना हुआ, आज से नहीं, पुरखों का समय का मीटिंग हॉल है वो। रोज वहाँ जो भी चाहे गेट खुला रहता है, गेट पे कोई चौकीदार नहीं रहता है, जो चाहे आके बैठता है। मैं सबसे बिना मिले घर से बाहर जाता ही नहीं हूँ, सबकी बात सुन के, सबके कागज एप्लीकेशन लेके। उसके बाद हमारी यहाँ पूरी 3-4 लोगों की टीम बैठी रहती है, वो सबका काम सुना करते हैं। एक नहीं, 4 लोगों की टीम बैठती है यहाँ पे। इसके साथ साथ बाकी और काम है। तो हमारे गोंडा में, हमारे अपने आपके आवास पे, जय महल पे, वहाँ पे 2-3-4 लोगों की टीम है। वहाँ हर सोमवार, हर बृहस्पतिवार लोग नियम के अनुसार बैठते हैं। सब लोगों का, जनता का काम सुना जाता है, जनता का काम होता है। और उसके बाद हम लोगों का जो अपना संगठन का नेटवर्क है, जो भी कोई क्षेत्र की बात हो, समस्या हो, हमारे मंडल अध्यक्ष लोग डायरेक्ट हमारे टच में रहते हैं। हमारे विधानसभा के हमारे आदरणीय विधायक लोग टच में रहते हैं। ज़्यादातर काम वही देखा करते हैं। कोई काम होता है वो हमें बता देते हैं। क्षेत्र का भी कोई काम हो, हम लोग विधायक से संपर्क करके अपने जो हमारे संगठन के लोग हैं, इनसे समझ के उस तरह से सारा काम निपटा जाता है। जितना भी हमारा विकास का पैसा है, हमारे सारे संगठन के लोगों से ही मैं उनसे प्रस्ताव मांगता हूँ, और प्राथमिकता के अनुसार पे वो काम हम लोग करते हैं। तो यहाँ एक बहुत बड़ा परिवार है, हमारे संगठन का परिवार है, हम लोग का परिवार है, जो इस पूरे क्षेत्र के जनता के काम के लिए हम लोग खड़े रहते हैं। अब ये हम आगे चल रहे हैं, एक बार मैं कैमरामैन से कहूंगा दिखाएं कि एक रोड का कंस्ट्रक्शन चल रहा है। ये आपकी ही लोकसभा है, जरा इस रोड के बारे में। ये मेरी ही लोकसभा है, मेरे ही प्रस्ताव से रोड पारित हुई है। ये हमारे, ये जो अपना मुख्यालय है, तहसील मुख्यालय, उसको जोड़ती है रोड। अच्छा कीर्तिवर्धन जी, एक सवाल आपसे मैं पूछना चाहूंगा। आप रॉयल लीनियज रखते हैं, राजसी परिवार से आते हैं, विच इज बाय बर्थ। आप चूज तो नहीं कर सकते। कहते हैं कि आपके लिए सब कुछ बड़ा इजी है, एक राज परिवार है, मनकापुर एस्टेट है, लोग आपकी फैन फॉलोइंग, जैसे आपने कहा कि 100 वर्षों से, दशकों से है। क्या इतना आसान है आपके लिए राजनीति? देखिए, जब मैं राजनीति में आया था तो मेरे बहुत प्रतिकूल परिस्थिति थी, और हम लोग शुरुआत में चुनाव की हार देखी, जीत नहीं देखी है। और इसी वजह से मैं अपने कार्यकर्ताओं का महत्व समझता हूँ, मैं इस जनता का महत्व समझता हूँ। इनका जो प्रेम स्नेह है वो मैं कभी भूल नहीं सकता हूँ। प्रतिकूल परिस्थितियों में ये हमेशा हमारे साथ खड़े रहे हैं। और ये जो इजी की बात कर रहे हैं, राजनीति कभी आसान नहीं होती है। आपका केवल एक बात ये रहती है कि अगर सरकार ठीक है तो आप लोगों की अपेक्षाओं को पूरा करा सकते हैं, काम करा सकते हैं। और अगर सरकार की सोच दूसरी है
तो फिर वो काम कराने में दिक्कत होती है। हम लोगों ने सारा जमाना देखा है, हम लोगों ने वो टाइम भी देखा है कि हाथ जोड़े खड़े रहते थे पीडब्ल्यूडी मंत्री के सामने, और 3-3 साल तक हमारी दर्जी कुआं मनकापुर भवनान सड़क नहीं बनी, और जनता को जवाब मुझे देना पड़ता था। मैं क्या कहूं कि ऊपर की जो लीडरशिप है उनको बनाने में इंटरेस्ट ही नहीं है। लेकिन उसी के साथ साथ भारतीय जनता पार्टी की सरकार का भी समय देखा है कि जो हम लोग सोच नहीं सकते थे कि जो काम हम लोगों ने जितना भी जनता के लिखा वो सारे काम खटाखट होते चले गए हैं। तो राजनीति में दो पहलू होते हैं, एक तो जो जनता की अपेक्षाएं जो बड़े कामों के लिए होती हैं, विकास के लिए होती हैं, और जो आम जन समस्याओं को लेकर जो जनता के लिए योजनाएं होती हैं वो किस तरह लागू वो होता है। और दूसरी बात जो लोगों की व्यक्तिगत भी समस्याएं रहती हैं, लोगों को थोड़ा लॉ एंड ऑर्डर की बात हो, खेतों का झगड़ा रहता है, जमीनों के लेके विवाद रहता है, उसको भी हम लोगों को बिठाना पड़ता है, समझाना पड़ता है, पंचायत करनी पड़ती है, और इन दोनों पहलुओं पे हम लोगों को काम करना पड़ता है, और दोनों पहलू पे अच्छी खासी मेहनत लगती है। अगर मैं आज सड़क एक पास करा ले जाता हूँ तो ऐसे ही एक फोन से नहीं होता है, मुझे जाना पड़ता है, चिट्ठी लिख जानी पड़ती है, आदरणीय मंत्री जी लोगों से मिलना पड़ता है। जो 3-3 आज वो ब्रिज बन रहा है उसकी मेहनत हम लोग 2016 से कर रहे हैं। 2016 से करने के बाद अब 1-2 साल पहले से उसके पैसा आया, पास होने लगा। जो आपकी 5,000 करीब 5,000 करोड़ की जो रेल योजना है आपके श्रावस्ती से खलीलाबाद उतरौला होते हुए, इसके लिए ना जाने कितनी बार हमारे अगल बगल के भी माननीय सांसद लोग, हम लोग ना जाने कितनी बार माननीय रेल मंत्री जी से मिले, माननीय प्रधानमंत्री से मिले, पार्लियामेंट में रखा गया। और खैर ये भारतीय जनता पार्टी की देन है कि उन्होंने इसको स्वीकृत भी कर दिया और बन भी रही है। तो राजनीति के कई पहलू होते हैं, एक तो स्थानीय मुद्दे होते हैं, एक तो बड़े मुद्दे होते हैं, एक व्यक्तिगत मुद्दे होते हैं, और हर मुद्दों पे हम लोगों को काम करना पड़ता है, मेहनत करनी पड़ती है। ये जो अपेक्षाओं की समझदारी, पंचायत करना, रेगुलर फॉलो अप करना, इन जिम्मेदारियों में अगर कीर्तिवर्धन जी को कोई सहायता करता है, वो लोग कौन कौन से होंगे? स्पेसिफिकली अगर मैं आपसे पूछूं उनके नाम। देखियो हमारे नेटवर्क है, ये जो हमारे लोग बैठते हैं, जो हमारे ऑफिस में जाते हैं, फॉलो अप करते हैं, बहुत सारे लोग हैं। उसमें माननीय विधायक जी लोगों की भी कभी हम मदद ले लेते हैं कि भाई वहाँ का आपका मामला है, ये देख लिया, वहाँ थाने बात कर लिए, इसने से बात कर लिए। इस तरीके से चलता है। जो घरेलू समस्या है, तो अगर किसी गांव की समस्या है तो वहाँ के जो बड़े लोग हैं, सम्मानित लोग हैं, हमारे बूथ के लोग हैं, संगठन, उनको बुला के उनसे समझ के किया जाता है। तो ये तो बहुत बड़ा परिवार है। एक कौन सा नाम मैं बता दूं? पिताजी आपके बहुत सीनियर पॉलिटिशियन रहे इस पूरे क्षेत्र के जी, और राजनीति में सक्रिय रहे काफी वर्षों तक, और उनका सहयोग या उनका गाइडेंस या उनकी कुछ टिप्स आपको मिलती हैं आज भी? बराबर मिली है। और हमारे जो शुरू के जो मैं चुनाव लड़ा था, उनके बिना सहयोग आशीर्वाद के बिना हमें लोगों को सफलता नहीं मिलती। उनका बहुत बड़ा लंबा उनका एक्सपीरियंस है, महत्वपूर्ण उनकी एक्सपीरियंस है, उसको लेके हम लोग आगे चले। और मैंने जब से मैं छोटा था उनके साथ चलता था, और उनके साथ क्षेत्र के और आदरणीय विधायक लोग रहते थे। लोग जो संस्कार, लोग कहते हैं कि स्कूल में पढ़ाई लिखाई हो जाती है, लेकिन संस्कार घर पे सिखाया जाता है माता पिता द्वारा। और हम लोगों ने छोटे से बचपन से यही बातें सुनी है। जो हमारे पिताजी सांसद रहते थे, उनके बना, और उनके साथ के विधायक लोग रहते थे, हमेशा केवल क्षेत्र की विकास की बातें होती थी। तब इतना संसाधन नहीं था, इतनी योजनाएं नहीं थी, इतना पैसा नहीं होता था सरकार के पास, लेकिन फिर भी ये लोग लगे रहते थे, पूरा खाका बनाए रहते थे, जिले का नक्शा बनाए रहते थे, कौन सी सड़क ज्यादा महत्वपूर्ण है, किससे ज्यादा फायदा हो सकता है, किस योजना में लाया जा सकता है, कैसे उसको काम बढ़ाया जाए। ये सब हम लोग बचपन से यही सब सुनते चले आए हैं। आज तो आप काफी मैच्योर हैं। आपने कहा कि स्ट्रगलिंग ईयर्स में जब आपने राजनीति शुरू करी तब ज्यादा सहायता लेते थे, आज लेने की जरूरत नहीं है पिताजी से कोई सहायता? नहीं, क्यों नहीं, बिना उनके आशीर्वाद के थोड़ी कोई काम होता है। बुजुर्गों का आशीर्वाद बहुत जरूरी है। अभी भी हम लोग साथ में बैठते हैं, कहाँ क्या है, क्षेत्र के लोग उनसे मिला करते हैं। जैसे आज आपने देखा, वो भी अपना फीडबैक देते हैं, वो हमें बताते हैं कि वहाँ देख लो जरा, यहाँ इनसे बात कर लो, वो छूट गए हैं, उनसे किसी ने संपर्क किससे करना है, क्या अगर कोई छूटा रह गया है। इतना बड़ा चुनाव है और इतनी व्यस्तता है, इसमें बिजी रहते हैं, सब लोग फंसे रहते हैं, तो कहीं थोड़ा बहुत कुछ छूट जाता है पॉइंट, तो उसको कवर करने की हमें बता। आज मेरी उनसे बात हो रही थी तो उन्होंने एक बात बड़ी स्पेशल बताई अपने बारे में कि मैंने जब राजनीति की शुरुआत करी, आई डिड नॉट वांट टू बी अ पॉलिटिशियन, लेकिन पिताजी के पास लोगों की जिम्मेदारियां थी, जिसके बाद मैंने उसको उठाया और मैंने उसको अपनी हॉबी की तरह उठाया। फिर एक शौक, सोशल सर्विस, जो सामाजिक सेवा पिताजी करते थे, उसको मैं करना चाहता था और उसको मैंने आगे बढ़ाया। क्या यही सोशल सर्विस, यही मायने आपके लिए भी राजनीति रखती है या आपके लिए कुछ अलग डेफिनेशन? नहीं, एग्जैक्टली एकदम यही है कि जो इतना पुराना हम लोग, ये देखिए, मैं यहाँ अपने घर में हूँ,
अपने परिवार के बीच में हूँ। ये जिम्मेदारी, जैसा कि मैंने कहा, सालों सालों से यहाँ का परिवार हम लोगों को देखता है, हमारी तरफ देखता है कि कोई काम हो, कोई बड़ा काम होना हो, कोई भी काम हो, कोई भी समस्या हो, और इतने सालों सालों से 4 पीढ़ियों से हम लोग जुड़े हुए हैं, तो जिम्मेदारी तो ऑटोमेटिकली बन ही जाती है। और इसी को लेकर हम लोग, जिंदगी बिना जिम्मेदारी की कौन सी जिंदगी है? जिंदगी में आप जिम्मेदारियों को ना लेके चल पाए तो जिंदगी का मकसद क्या रहता है? अच्छा कीर्तिवंदन जी, अभी इस समय आप जैसे देखा जा रहा है लगातार प्रचार कर रहे हैं, सुबह उठते हैं, इवनिंग लेट पहुंचते हैं, एनर्जी का सोर्स क्या है और ये जो शक्ति मिलती है इसके लिए क्या करते हैं, क्या किस चीज से आपको ये ऊर्जा मिलती है? देखिए, एक तो लोगों का जब साथ देखते हैं, सहयोग देखते हैं, उत्साह देखते हैं, लोगों का आशीर्वाद मिलता है, तो उससे बहुत ऊर्जा मिल जाती है। जब देखते हैं किस तरह लोग भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़े हैं, हम लोगों के सपोर्ट में खड़े हैं, हमारा पूरा परिवार, आप देख रहे होंगे, आपको शायद ना जानकारी हो, लेकिन बहुत बड़ी संख्या में अन्य दलों को छोड़ के लोग हम लोगों के साथ जुड़ रहे हैं। उससे बहुत ऊर्जा मिलती है। एक कन्विक्शन होना चाहिए दिमाग में कि आप सही रास्ते पे हैं कि नहीं। और जब ये कन्विक्शन, ये पूरी तरह से मजबूती से रहता है, जब आपको आत्मविश्वास रहता है कि जिस आप काम में लगे हैं, जिस उद्देश्य में लगे हैं, वो केवल ये राष्ट्र हित के उद्देश्य में है, ये राष्ट्र हित के लिए लगे हैं, अपने परिवार के हित के लिए लगे हैं, और अपने इलाके के लिए, अपने इस इतने बड़े क्षेत्र का हित के लिए लगे हैं, तो वैसे ही ऊर्जा मिल जाती है। आपको अपने अंदर आत्मविश्वास से बहुत ऊर्जा मिलती है कि जो आज हम लोग काम में जुटे हैं, जो भारतीय जनता पार्टी को मजबूत करने के लिए जो भी मेहनत हो रही है, वो केवल उसका फायदा पूरी जनता को मिलना है, देश को मिलना। हम लोग देश को आगे ले जाने में लगे हैं। इसीलिए हम ही नहीं, हम ये भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता बहुत गौरव के साथ, बहुत सम्मान के साथ सीना तान के वो लोगों से मिलता है। और इतना काम हमारी पार्टी ने करके दिखाया है, इस देश को आगे ले आके दिखाया है, देश का गौरव बढ़ाया है। इससे बड़ी बात क्या हो सकती है? अभी एक न्यूज़ पीस आया था जिसमें पॉपुलेशन की बात आ रही थी कि पॉपुलेशन ग्रोथ हिंदूज में ज़्यादा हो रही है या मुस्लिम में ज़्यादा हो रही है। कहीं ना कहीं ऐसी खबरें एक वेज क्रिएट करती हैं बिटवीन डिफरेंट रिलीजन पीपल ऑफ डिफरेंट रिलीजन। आप क्या मानते हैं कि आपके क्षेत्र में आपको सभी धर्मों के लोगों का सपोर्ट मिल रहा है? एकदम मिल रहा है। बड़ी संख्या में हमारे कांग्रेस के, हमारे अल्पसंख्यक भाई लोग, सपा के अल्पसंख्यक भाई लोग, अभी आपने शायद देखा होगा 8-10 लोग खड़े थे हमारे अल्पसंख्यक परिवार के लोग, सब साथ में आ रहे हैं। देखिए, ये सारी चीजें आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने खत्म कर दी हैं। जिस तरह से आज सारी जनता का काम हो रहा है, वो कहती हैं हमारे 140 करोड़ का परिवार और सबका साथ सबका विकास को लेकर जो आज महत्वपूर्ण योजनाएं लागू हो रही है, उस बिना कोई भेदभाव के, बिना जात और धर्म के भेदभाव के, तो सबको पहली बार महसूस हो रहा है कि इस देश में कोई एक ऐसा नेता है, एक ऐसा लीडर है जो इन सब बातों से उठकर वोट की राजनीति में नहीं लगे हैं। आदरणीय मोदी जी केवल इस समाज को आगे ले जाने के लिए वर्षों से पड़ी जड़ीली समस्याओं को खत्म कर रहे हैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी, और इसलिए सब लोग उनके साथ जुड़ रहे हैं। अच्छा, अगर मैं भविष्य की बात करूंगा, अगर आप दोबारा सांसद चुने जाते हैं, ये गोंडा की जनता अगर आपको दोबारा सांसद चुनती है, तो आप गोंडा में क्या क्या परिवर्तन लेकर आएंगे, क्या क्या नई योजनाएं आपके माइंड में है? कोई स्ट्रैटेजी प्लानिंग, कोई विकास की योजनाएं आपके दिमाग में जो चल रही हैं उसको प्लीज बताइए। देखिए, हम लोगों को अब जो हमारे नौजवान साथी हैं, इनके तरफ ज्यादा ध्यान देना पड़ेगा। और आदरणीय प्रधानमंत्री जी कह भी चुके हैं कि पिछले 2 टर्मों में, पिछले 10 साल की सरकार में इन्होंने पूरे देश की व्यवस्था को सही किया, जिसमें दो राय नहीं है। कुछ दिन पहले आपने खबर पढ़ी होगी, जो हमारे जीएसटी काउंसिल है, जो उनका अनुमान था उससे दुगना जीएसटी जमा हुई है, उससे डबल जीएसटी जमा हुई है। ये सारी चीजें, हम लोगों की देश की अर्थव्यवस्था को सुधार दिया गया है, हमारे देश के इंफ्रास्ट्रक्चर को सुधार दिया गया है, सड़क बिजली का काम पूरा हो गया, एयरपोर्ट्स बन रहे हैं। ये सब हम लोगों का देश टेक ऑफ एकदम रेडी है, तैयार है कि बहुत ऊंचाइयों को अब ये हासिल करने वाला है। अब माननीय प्रधानमंत्री जी का कहना कि जो अगले 5 साल 10 साल होंगे, वो लोगों की आकांक्षाओं को पूरा करने की बात होगी। और सबसे बड़ी बात है कि जो हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार है, बिजनेस की ईज हो गई है, तमाम पुराने लॉज, रूल्स और नियम थे जो हमारे व्यवसायियों को, बिजनेस को एकदम उनको दबा के रखा था, वो सारा खुल के अब काम हो रहा है। तो अब रोजगार और स्किल डेवलपमेंट और ट्रेनिंग, ये बहुत ज़रूरी हो गया है। और मैं अपने गोंडा में
कुछ ना कुछ एक आध टेक्निकल इंस्टीट्यूट लाने की सोच रहा हूँ। उसके लिए मैं पूरी मेहनत करूंगा और मुझे विश्वास है कि पूरा विश्वास है कि हो जाएगा। और उसके साथ साथ जहाँ रोजगार की बात आती है, आप देख रहे हैं कि हमारे अयोध्या क्षेत्र का कितना बड़ा, कितनी तेजी से विस्तार हो रहा है। वहाँ लाखों की संख्या में रोज श्रद्धालु आ रहे हैं बाहर से। उनके डेली दैनिक उपयोग की उनको चीज़ों की रोज ज़रूरत है। और उसके लिए मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी से मैं अनुरोध करूंगा कि यहाँ पे एक बिजनेस पार्क, हमारे गोंडा अयोध्या के बॉर्डर पर एक बिजनेस पार्क, इंडस्ट्रियल पार्क, उसको वहाँ पे एक स्थापित करें। बिजली की दिक्कत है नहीं, पावर काफ़ी मिल रहा है, विद्युत की समस्या नहीं रहेगी। तो एक ऐसा बिजनेस पार्क अगर स्थापित हो जाता है, इंडस्ट्रियल पार्क स्थापित हो जाता है, जहाँ पे हमारे क्षेत्रीय जो हमारे उद्यमी हैं वो अपना अपना छोटा मोटा कारखाना लगाएं, फैक्ट्री लगाएं, और जो अयोध्या में बाहर से लाखों की संख्या में लोग आ रहे हैं उनको रोज की जरूरत उनकी चीजों की मुहैया कराएं, तो उससे एक बहुत बड़ा फर्क हमारे गोंडा की इकोनॉमी में आ जाएगा। अभी आप हमसे इतनी देर से बात कर रहे हैं, एक सभा में जाएंगे, फिर वहां पे बोलेंगे, उसके बाद अगली सभा में बोलेंगे, सभाओं की कतारें हैं, कल अमित शाह जी की रैली है। झुंझलाहट नहीं होती कभी कभी कि ये छोड़ देना चाहिए, लेट मी टेक सम स्लीप, मुझे रेस्ट करना चाहिए, आराम करना चाहिए? देखिए, आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में कोई आराम की नहीं सोचता है। हम लोगों का चुनाव हो चाहे चुनाव ना हो, दिन रात आदरणीय प्रधानमंत्री जी क्षेत्र के अपनी जनता के लिए, देश के लिए लगे रहते हैं। उन लोगों से हमें सीख मिली है, और हम लोग हों, हमारे कार्यकर्ता हों, आप जान के खुशी होगी कि चुनाव आता है जाता है, लेकिन हमारे कार्यकर्ता, हम लोगों की पार्टी हर महीने, हर हफ्ते कहीं ना कहीं कोई काम में हम लोग जुटे रहते हैं, अपने क्षेत्र के लिए, अपने परिवार के लिए और पार्टी के लिए। अब इस समय एक बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक चल रहा है कि नेता कौन है, आपका नेता कौन है, योगी जी या मोदी जी? ये देखिए, तो बहुत छोटी सोच की बात है। ये भारतीय जनता पार्टी है, इसमें इतने बड़े बड़े नाम हैं, इतने लोग हैं, और सब इस देश के लिए अपनी जिंदगी सारी मेहनत कर रहे हैं। इसमें कौन नेता है, ये तो भगवान जाने कहां से सवाल आया। सभी ने मेरे लिए, सब नेता मेरे लिए, मेरी जनता नेता है, मेरा प्रधान नेता है, मेरा विधायक नेता है, हमारे पार्टी के सभी, हमारे जितने संगठन के लोग, वो मेरे नेता है। और आदरणीय मोदी ने कहा था कि हम लोग नेता नहीं, हम लोग सेवक हैं, हम लोग सब सेवक हैं। माननीय प्रधानमंत्री प्रधान सेवक हैं, उसके नीचे हम सब लोग सेवक हैं, देश के और इस परिवार के। आपकी मोदी जी से, अमित शाह जी से और योगी जी से कैसी ट्यूनिंग है? तीनों के रिश्तों के बारे में, या तीनों से जो आपकी वार्तालाप होती है उसके बारे में जरा लोगों को बताइए। इसमें आदरणीय हमारा जो शीर्ष नेतृत्व है, अगर जरा सा भी कहीं कोई बात होती तो पहली लिस्ट में मेरा क्यों नाम अनाउंस करते हैं, तीसरी बार क्यों नाम लेते हैं। यहाँ ट्यूनिंग की बात नहीं है, यहाँ लोग देखते हैं, एक आकलन करते हैं कि कौन कैसा काम कर रहा है अपने क्षेत्र में, और वो आकलन ज्यादा जरूरी है। और उसमें मुझे पूरा विश्वास है कि जिस तरह से गोंडा में हम लोगों ने मेहनत करके काम कराया है, उसमें कहीं कोई कमी नहीं है। हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जब 2017 में आए थे, और जब मैंने उनके ध्यान में डाला था कि यहाँ पे गन्ना माफिया, यहाँ पे नकल माफिया है, 3 महीने के अंदर उन्होंने कहा था खत्म करते हैं, वो खत्म कर दिया। आज इतनी बड़ी बड़ी योजना है, हम लोगों को एक मेडिकल कॉलेज दे दिया, ओवर ब्रिज बन रहे हैं, सब कुछ है। तो आपको क्या लगता है क्या ट्यूनिंग है? हम लोगों के कहने से इतने बड़े बड़े काम हो रहे हैं, 5,000 रेल का वो योजना पास हो गई, तो हमारे ख्याल से अच्छी ट्यूनिंग है। अच्छा, मैं लेट मी रिफ्रेज इट अगेन। योगी जी से जब आपकी अंतिम बार बातचीत हुई, वो क्या बातचीत? माननीय मुख्यमंत्री जी को मैं आशीर्वाद लेने गया था कि मेरा टिकट अनाउंस हो गया है। वो मेरे क्षेत्र, मेरे प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, तो उनसे आशीर्वाद लेने गया था कि आपका आशीर्वाद चाहिए, अब मैं जा रहा हूँ क्षेत्र में। और टिकट की घोषणा जब हुई, उससे पहले क्या संदेह था कि मुझे मिलेगा या नहीं मिलेगा? नहीं मिलेगा तो क्या करूंगा? देखिए, आप ये देखिए, ये भारतीय जनता पार्टी का परिवार है। हम लोग का उद्देश्य एक है, टिकट मिले चाहे ना मिले। क्या भारतीय जनता पार्टी का इतना बड़ा परिवार है, क्या सबको टिकट मिल जाता है? लेकिन लोग लगे रहते हैं,
अपने अपने स्तर से, अपने अपने स्थान से, उसमें कोई संदेह नहीं है। और जहां तक टिकट की बात है, ऐसा थोड़ी कि मैं पहले चुनाव हारा भी हूं, तो हारने के बाद क्या किया मैंने? क्या मैंने जनता से मिलना छोड़ दिया? क्या मैंने जनता की समस्या उठाना छोड़ दिया? क्या मैंने यहाँ रहना छोड़ दिया? हम लोगों का काम तो चला ही करता है, इस परिवार में है, परिवार की जिम्मेदारी हमेशा बनी रहती है हम लोगों के ऊपर। उसमें जरा सा भी कोई वो नहीं है कि केवल चुनाव तक के लिए हम मैं 2 बार स्वयं चुनाव हारा हूं, लेकिन इस परिवार को थोड़ी छोड़ के जा सकता हूँ, यहाँ की जनता को थोड़ी छोड़ और ना गया हूँ, और इसीलिए जनता भी मेरे साथ खड़ी रहती है। हम लोग ऊंच नीच के साथ ही अपना परिवार है भाई, कोई बाहर से थोड़ी आए यहाँ चुनाव लड़ने कि जीत गए तो भी नहीं दिखाई पड़े, हार गए तो बात ही नहीं। तो जो बाकी दावेदार थे उनसे अभी कोई अदावत है या फिर संबंध मधुर है? देखिए, बाकी दावेदार जो हैं उनके बारे में बहुत ज्यादा जानता नहीं हूँ। ओके, अच्छा, फिर एक अदावत की बड़ी देवीपाटन मंडल में चलती है, आपकी और बृजभूषण शरण सिंह जी की अदावत की खबरें चलती हैं, उसमें कितनी सत्यता है? आपकी तरफ से मनोभावना क्या है? देखिए, उनका अपना क्षेत्र है, मेरा अपना क्षेत्र है, जहाँ कहीं हो हम लोग एक दूसरे के सहयोग में रहते हैं। आदरणीय प्रतीक जी हमारे विधायक हैं, उनके बेटे हैं, पूरी तरह से उनका सहयोग हमारे लिए रहता है, पूरी तरह से मेरा सहयोग उनके लिए रहता है, तो उसमें कहीं कोई बात ही नहीं है। पार्टी के लिए सामाजिक कार्य में आप सब लोग साथ हैं? जी जी, एकदम एकदम साथ है। अच्छा, अब मेरा एक अंतिम सवाल सांसद जी आपसे, श्रेया वर्मा जी का जो प्रोफाइल है वो एक युवा के तौर पर आई हैं, और आप, मैं आपको प्रौढ़ तो नहीं कहूंगा, नहीं, एकदम कह सकते हैं, एकदम कह सकते हैं। बट यू आर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट फॉर नंबर ऑफ टाइम्स, कई बार सांसद रहे हैं। कैसा चैलेंज मानते हैं कि युवा से आपको चैलेंज मिल रहा है, इसको चैलेंज किस तरीके से देखते हैं? देखिए, ये कोई ओलंपिक की दौड़ तो हो नहीं रही है, ये ये एक राष्ट्र निर्माण की बात है। यहाँ कोई व्यक्तिगत बात ही नहीं है, यहाँ पार्टी की पॉलिसीज की बात है। सपा ने क्या किया, सपा की क्या पॉलिसीज हैं, भारतीय जनता पार्टी ने क्या दिया, उनकी क्या पॉलिसीज है, कांग्रेस ने क्या किया, उनकी क्या पॉलिसीज है। ये चुनाव हमारे देश का चुनाव है, हमारे लोकतंत्र का चुनाव है, ये हमारे अलग अलग सरकारों की क्या क्या पॉलिसीज हैं, लोगों ने क्या क्या किया, उसका चुनाव है। इसमें कोई एज फैक्टर की बात नहीं, इसमें कोई जात फैक्टर की बात नहीं है। ये तो सीधे सीधे जिसने देश के लिए काम किया, जो देश को आगे ले आया है, जिसने जड़ीली समस्याएं, देश को आजाद हुए 65 साल हो गए थे, हमारे किसानों को खाद नहीं मिल रही थी, हमारे किसानों को सींचने के लिए डीजल नहीं मिल रहा था, हमारे किसानों को गन्ना की घटतौली हो रही थी, ये सारी चीजें हैं। कहीं बिजली नहीं थी गाँव में, जहाँ तार बिजली था भी वहाँ कब आई बिजली किसी को पता नहीं था। ये इन चीजों को, समस्याओं को खत्म किया भारतीय जनता पार्टी ने। 65 साल लग गए देश को आजाद हुए, तब इसको किसी ने एड्रेस किया, बाकी वोट तो सब लेके गए। आज आप आश्चर्य करेंगे, ऐसे हमारे गांव में जैसा आप देख रहे हैं, जब यहाँ तिलक चढ़ता है तो लोग अपनी बेटियों के साथ जानते हैं क्या भेजते हैं? वॉशिंग मशीन जाती है, एयर कंडीशनर कूलर जाता है, ग्राइंडर मिक्सर जाता है। ये कभी सोच सकते थे? यहाँ सपने में नहीं सोच सकते थे। ये किसकी देन है? ये भारतीय जनता पार्टी की देन है। इसमें युवा और ये सब की बात ही नहीं है। यहाँ तो जनता की सुविधा की बात है, जनता की समस्याओं को दूर करने की बात है, और उस चीज का चुनाव है ये। एक पिछले विधानसभा चुनाव में एक युवा को देखा था आपके साथ, युवा को कहूंगा या कि एक किशोर को देखा था आपके साथ, आपके बेटे को देखा गया था, पहली बार नजर आए थे किसी पब्लिक प्लेस पे। क्या इस चुनाव में अभी तक उनके दर्शन नहीं हुए हैं? भविष्य में आपके साथ मंचों पर नजर आएंगे? देखिए, हमारी तरफ से कहीं कोई डायरेक्शन, मतलब दबाव नहीं है। डायरेक्शन जरूर है कि बेटा तुम्हें अपनी जिंदगी में जो कुछ भी करना, पूरी निष्ठा और पूरी मेहनत के साथ करना, जहां भी इंटरेस्ट है। मेरा कोई दबाव नहीं कि राजनीति में आना ही है। राजनीति कोई, मतलब कोई ये वो नहीं होता है कि हाँ हमें बने ही रहना है एमपी, हमें राजनीति में रहना ही है। ये अपनी अपनी बात होती है। हम लोग अपने अपने ढंग से अपनी अपनी जिंदगी जीते हैं। उनको जब वो अभी आगे बढ़ेंगे, जैसा उसके समझ में आएगा वो करेंगे। लेकिन ये जरूर एक ही मैं चीज कहता हूँ कि जो कुछ भी करना है अच्छे से करना है। अभी क्या कर रहे हैं आपके बेटे? अभी तो क्लास 12 में गए। एंड उसके बाद उनका इंटरेस्ट अभी कुछ पॉलिटिक्स में नजर आता है आपको? देखिए, ये जो उम्र होती है, इसमें अभी नवयुवक लोग, बच्चे लोग हर तरफ देखते हैं, वो उत्साहित होते हैं, उत्सुक होते हैं। अब ये कीर्तिवर्धन जी अपने गंतव्य पर पहुंच रहे हैं। ये देखिए, लोगों से मिला। ठीक हो?
कहाँ यहाँ भीड़ लगा दुकान? जनता को बहुत सारा प्यार मिलता है कीर्तिवर्धन जी को। एक मिनट। ये काल आदरणीय अमित शाह जी के बैठक है। हाँ नहीं तो क्या टीम बनाए क्या बता दी हो 3-4 गाड़ी लेके चलवा हमारे। हाँ ठीक है और अगर बस चाहिए तो बता दिए चलो चलो नहीं तो आप बात हुई है। ठीक अच्छा अच्छा और क्या है? दोस्तों कीर्तिवर्धन जी का हमने बहुत समय लिया है और एक लास्ट मैसेज मैं आपको से दिलवाना चाहूंगा। अपने युवाओं की बात हो रही थी, युवाओं को एक मैसेज दीजिए, गोंडा के युवाओं को आपकी तरफ से क्या मैसेज रहेगा? गोंडा के युवाओं को मेरा एक ही मैसेज है कि देखिए हम लोगों ने करीब करीब हमारे पूर्वजों ने अपनी जिंदगी पूरी निकाल दी है अपने क्षेत्र के लिए समाज के लिए और मेरी भी आधी से ज्यादा जिंदगी चली गई है और हमारे साथ के लोग हैं। आदरणीय मोदी जी भी लगे हैं अपने इस देश को संवारने के लिए सुधारने के लिए समाज को आगे ले जाने के लिए और जो कुछ भी कार्य हो रहा है जो हमारे युवा हैं इन्हीं का जमाना आगे है, आगे इनका जमाना है और जो कुछ भी आज कार्य हो रहा है वो फायदा आपको मिलना है और उसी जिम्मेदारी के साथ हमारे युवा लोग भी लगे हैं। बड़ी सोच रखनी चाहिए, कल को हमारे युवा लोगों का उनका अपना परिवार होगा, उनके बच्चे होंगे, ये कैसा समाज अपने परिवार को देंगे ये हम लोगों को सोचना है, ये हमारे युवाओं को देखना है और ये बहुत जिम्मेदारी का ये अवसर है। तो मेरा एक ही मैसेज मैं अपने युवा साथियों को गोंडा के देना चाहता हूँ कि जिस तरह आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने 10 साल काम करके हम लोगों की जिंदगी आसान की, हम लोगों की जिंदगी में खुशियां भरी हैं। गांव गांव में जो लोग बेचारे बसे थे जिनका कोई सहारा नहीं था आज उनको सहारा दिया है। ये पूरा अपना परिवार है। हम लोगों को एक बड़ी सोच रख के हम लोगों को सबकी जिम्मेदारी लेके चलना है। लोग जरूर हम लोग अपने अपने छोटे छोटे समस्याओं में फंसे रहते हैं लेकिन जो ये चुनाव है इससे हम लोग अपनी देश और देश की दशा और दिशा तय करने वाला चुनाव है। हमको उस सोच के साथ आगे बढ़ना चाहिए और मेहनत करनी चाहिए कि फिर से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बने और आगे 5 साल 10 साल 15 साल जो आदरणीय प्रधानमंत्री जी का विजन है जिसको लेकर आज सब लोग सुखी हैं उसको और आगे कैसे बढ़ाया जाए। अगर जो हमारे युवा हमारे गोंडा शहर में रहते हैं वो ये ना भूलें कि उनकी जो डिसीजन होगा उनका जो फैसला होगा उस फैसले का नतीजा जो दूर दराज गांव में भी जो हमारे गरीब परिवार हैं उन पे भी असर पड़ता है। तो इन लोगों की भी सोचें। हमारे शहरों के लोगों को तो बहुत सारी सुविधाएं मिली रहती थी लेकिन हमारे गांव के लोग तरसते थे और 65 साल तक तरसे हैं। आज हमारे ग्रामीण इलाके की हालत सुधरी है, किसानों की हालत सुधरी है, महिलाओं की हालत सुधरी है और उसका सबका जो एक अंदर से आत्मा से जो निकलता है धन्यवाद या पुण्य वो सबको उसका श्रेय हम लोगों को मिलता है, उसका थोड़ा अंश हम लोगों को मिलता है। तो हमारी युवा साथियों से यही हाथ जोड़ के निवेदन है कि इतने बड़े परिवार को सोचकर वो आगे बढ़े और इस देश को मजबूत करने में अपना पूरा योगदान दें। एक मतदान के लिए अधिक से अधिक संख्या में हम लोगों का जो वोट है बहुत ही महत्वपूर्ण वोट है। कभी कभी लोग हम लोग अपने वोट का महत्व नहीं समझते हैं। हम लोग आज़ादी की लड़ाई आज़ादी की बात करते हैं, जो हमारे स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे उनके बलिदान की बात करते हैं, लेकिन कभी कभी कनेक्ट करना भूल जाते हैं कि जो आज हमारा पास हमारा अपने वोट का अधिकार है उसमें लाखों हजारों लोग जो शहीद हो गए, जो लड़ाई लड़ रहे अंग्रेजों से, उनकी मेहनत का, उनके परिश्रम, उनके बलिदान का असर है जो आज हमारे पास अपना वोट है। उन लोगों ने अपनी जान कुर्बान कर दी देश को आगे ले आने के लिए। तो एक जरा सा अगर एक बटन दबाने की बात है जिससे हम लोग अपने देश को आगे ले आ सकते हैं तो कृपया हमारे सारे हमारे सम्मानित जो वोटर साथी हैं वो इस अपने वोट की कीमत और महत्व को समझ के इस वोट के पीछे जो लोगों का बलिदान है उसको समझकर जरूर एक एक वोट आप लोग डालने का कष्ट करें। ये मेरी आपसे अपील है। बहुत बहुत धन्यवाद कीर्तिवर्धन जी, आपने अनेक मुद्दों पर बात करी, खुलकर बात करी, दिल खोलकर बात करी, कोई डिप्लोमेटिक क्वेश्चन नहीं, इफ एंड बट वाली कोई स्थिति नहीं। आशा है चुनाव आपका बेहतरीन गुजरे, आप अपने चुनाव का कैंपेन आगे ले जाएं और आप सभी लोगों से जैसा कि आपने निवेदन किया कि अधिक से अधिक संख्या में निकले, अपने मताधिकार का पालन करें, यूज करें और एक सही कैंडिडेट, एक अच्छे कैंडिडेट को चुने। किसी भी दल का हो, कोई भी व्यक्ति हो, युवा हो, प्रौढ़ हो, पुराना हो, नया हो, आपके ऊपर है, लेकिन मत का प्रयोग अवश्य करें। देखते रहिए गोंडा पोस्ट। कीर्तिवर्धन जी बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद दीपक जी, थैंक यू।